छात्रों, कल हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाले टॉपिक में आपके सामने कुछ समस्याएं रखी थी कि राष्ट्र जब देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी के बाद इतना कठिन नहीं था देश को फिर से खड़ा करना, क्योंकि लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद फिर से उसे खड़ा करना था भारत को। तो हमारे सामने जो चुनौतियां थीं उनमें से 2 चुनौतियां हम पढ़ चुके थे। अगला है, देखें हम कि जो देश का बंटवारा वही चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि देश की संपत्तियों का बंटवारा होना था। बंटवारे में लोगों का ही आना जाना नहीं था, बल्कि बड़ा हिंसा का दौर गुजरा, जिसमें यहाँ से लोग वहाँ जब गए तो बड़ी परेशानियों का सामना किया। आपने देखा, विभिन्न पिक्चरों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि किस तरह बहुत मारकाट हुई। वित्तीय संपदा के साथ साथ हमने सारी चीज़ों का बंटवारा किया। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ, जो अब तक साथ रहते आए थे। तो विभाजन एक प्रकार से हम अपने घर में भी अलग रहने लगें तो कितना कष्टदायी होता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ होगा, जो कर्मचारी पहले एक साथ काम करते थे वो अलग अलग गए होंगे, तो निश्चित है कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा रही होगी, जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं उस दौर को। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कितनी भीषण परिस्थिति रही होगी कि 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। इसके साथ हम देखें, विभाजन की एक और चुनौती थी रजवाड़ों का विलय। जैसा कि हम देख रहे, रजवाड़ा क्या होता है आप जानते हो शायद। रजवाड़ा माने जब भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तो 1800 करते करते कब्जा करते करते आप देखेंगे कि 1857 में विद्रोह हो गया भारत में। और उस विद्रोह के बाद जो परिस्थिति थी, उसके 1/3 हिस्से पर भारतीय राजा राज कर रहे थे, जिनकी संख्या 565 के करीब थी, और 2/3 हिस्से पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो जब अंग्रेज़ भारत से जा रहे थे तो प्रश्न ये था कि ये जो रजवाड़े 565, ये सब ये मांग कर रहे थे कि जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने हमसे हमारा राज्य छीना था, और अब अंग्रेज़ वापस जा रहे हैं तो वो राज्य हमें हमारा वापस मिलना चाहिए। ऐसी मांग थी इन राजाओं की। आप कल्पना कीजिए कि अगर जैसा राजा लोग मांग कर रहे थे, अगर ऐसा भारत छोड़ दिया जाता, तो आज हम पता लगा सड़क के इस तरफ दूसरे राजा का राज्य है और सड़क के उस तरफ दूसरे राजा का राज्य है। ऐसी परिस्थिति होती तो फिर भारत नहीं होता, बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ हिस्सा होता। तो इन रजवाड़ों के विलय की भी एक समस्या थी कि ये भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस काम के लिए हमारे भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगाया गया, जो भारत के गृह मंत्री भी थे, कि भाई किसी तरह इन रजवाड़ों को भारत में शामिल करके एक बृहद भारत बनाया जाए। और उन्होंने अपना ईमानदारी से प्रयास किया और भारतीय राजाओं को कुछ आश्वासन दिया, उनके सम्मान का वचन दिया, और उन्हें एक भारत के फ़ायदे समझाए। अंततः ये हुआ कि भारत के ज़्यादातर राजा भारत राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उनकी मांगों को भी सरकार ने ध्यान रखा और उनके लिए एक राज्यसभा नाम का सदन भी बनाया गया, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि इनको कैसे मनाया गया होगा। निश्चित है उन्हें कुछ ना कुछ लालच भी दिया गया होगा, किसी को डर भी दिखाया गया होगा। अर्थात साम दाम दंड भेद के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहते हैं और उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। यह भारत का नक्शा जो हम देख रहे हैं, इसमें अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये पूरा भारत एक होता तो कितना बड़ा भारत होता।
लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा हो न सका। आप इस पैराग्राफ में देख रहे होंगे कि किस प्रकार भारतीय राजाओं में बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपने आप को विलय करने से मना किया, काफ़ी नानुकुर की, लेकिन अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर इन सारे राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। काफ़ी नानुकुर के बाद लगभग सारे रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो गए, लेकिन 3 रियासतें ऐसी रहीं जो भारतीय संघ में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया, जिनमें एक थी हैदराबाद की रियासत, जहाँ के शासक निज़ाम थे। वो नहीं चाहते थे कि हम अपने राज्य को भारतीय संघ में शामिल करें। एक तरफ पश्चिम में जूनागढ़ की रियासत थी, जहाँ का शासक नहीं चाहता था कि हम भारत में अपना राज्य शामिल करें। और तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। यहाँ के शासक या राजा हरि सिंह थे जो वहाँ, वो भी नहीं चाहते थे कि हम अपनी रियासत को भारत में शामिल करें। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि इन तीनों राज्यों को अलग अलग तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया, और ये काम भी हमारे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी से अंजाम दिया। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो इस तरह हमारे गृह मंत्री ने बहुत सारी रियासतों को, लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। तरीके अलग अलग हुए, लेकिन किसी तरह उन्होंने भारतीय संघ में सबको शामिल कर लिया। अब प्रश्न था कि जो एक संघीय भारत पूरा बन चुका था, अब उसमें राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 14 राज्य थे, और आज की तारीख में आप देखें तो भारत में 28 राज्य हैं। प्रश्न है कि ये और राज्य कैसे बने, इनका पुनर्गठन कैसे किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए। इसके पहले, आज़ादी के पहले जो राज्य पुनर्गठन था, वो तो चूँकि अंग्रेज़ों ने जहाँ जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था वही उसका सीमांकन हो गया था। लेकिन हमारी जब राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया, और उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया कि हम फिर से एक भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन करेंगे। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। लेकिन आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदलीं। हमारे नेताओं को इस बात की चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता था, जबकि देश इन चुनौतियों के चपेट में है। तो भारतीय सरकार नहीं चाहती थी कि हम एक और परेशानी खड़ी कर दें राज्यों के पुनर्गठन के नाम पर। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मामला अभी हल नहीं हुआ था कि बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थीं, इसलिए भारतीय सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के कार्य को फिलहाल टाल दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ स्थानीय नेताओं लोगों ने चुनौतियां पेश की। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी थे। विशाल आंध्र आंदोलन चलाया गया और उसने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र को लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, अर्थात सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी और इधर ही आंदोलन ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। आंध्र प्रदेश में इसकी वजह से जगह जगह हिंसाएं हुई, बड़ी घटनाएं घटी, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। अंततः सरकार उनके आगे झुक गई और 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य के पुनर्गठन की घोषणा कर दी। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। अर्थात उसने ये सिफारिश की 1956 में कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्योंकि अगर ये राज्यों का पुनर्गठन नहीं होता तो निश्चित है देश में फिर से एक बार दंगा भड़कने की स्थिति पैदा होने वाली थी। सरकार को इस बात का डर था कि अगर हमने लोगों की बात नहीं मानी तो निश्चित है कि देश एक फिर से टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात को मान करके सरकार ने फिर से एक बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। जनता के दबाव के आगे आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बना लिया। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन को लगभग 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है। जो हमारी आशंकाएं थीं वो निर्मूल साबित हुईं और आज देश इतने बंटवारे के बाद भी भारत में आज 28 राज्य हैं, फिर भी हम सब एक हैं। तो हमारी जो आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन में विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कह सकते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता है कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक और बृहत्तर अर्थ है, लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है कि विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। यह मानकर चलना कि भिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की भाषा से जुड़ी है, धारणा से जुड़ी है। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। तो हम देखें कि जो राज्य पुनर्गठन का संकट थी वो कहीं निर्मूल साबित हुई और अंततः हम उस रास्ते पर आगे बढ़े और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि देश एकता के मार्ग पर बढ़ते हुए लगातार तरक्की कर रहा है। और इस प्रकार राज्यों के निर्माण का सिलसिला आज भी जारी है। अभी हमारे सामने आपने देखा कि पिछली साल जम्मू कश्मीर राज्य को जो ना दर्जा ख़त्म करके उसे 3 हिस्सों में बांट करके 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो वो एक अलग बात है कि उनका गठन का आधार अलग अलग है, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर। तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे आशा है कि अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात पूछें और हम जो प्रश्न आपको देंगे उन्हें भी आप हल करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद।